हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपका वेलकम करती हूँ मैं अपने इस फिजिक्स के चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमने 11th क्लास 11th फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट की है और उस क्लास 11th की इस सीरीज़ में हम जब सबसे पहले यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ रहे थे जिसकी एक क्लास हो चुकी है आपकी, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। उस क्लास में हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ी थी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी थी। ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, उसी से हम आगे बात करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं साथ में। तो बचे पार्टी, मैंने आपसे कहा था कि जो फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है कि उनके लिए अलग अलग हमको उनकी यूनिट याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हमको उसके लिए यूनिट अलग अलग याद करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी को उठाते हैं और ऐसी क्वांटिटी को उठाते हैं जिनकी यूनिट्स आपस में इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है और एक यूनिट दूसरी यूनिट में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। और उनको हम क्या कह देते हैं, उन यूनिट्स को अपनी तरफ से कुछ नाम दे देते हैं। हम नहीं करते हैं, एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है वेट्स और मेजरमेंट में, उसने ये काम किया था। देन वो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है, एक्चुअली में वो 7 तो एसआई सिस्टम में है। देखो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी मानी जाएंगी, सारे फिजिकल क्वांटिटी में से कितनी फंडामेंटल यूनिट्स मानी जाएंगी, ये अलग अलग सिस्टम ने अलग अलग बताया। जैसे अभी मैं सिस्टम की बात करूँ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीजे सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमके सिस्टम। इन तीनों सिस्टम ने तो 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को कहा कि फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। लेकिन जब बाद में जो एसआई सिस्टम आया और जो आज भी अडॉप्ट किया जाता है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है जो, तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई और उनको अलग अलग यूनिट दी गई और बाकी के नाम उन्हीं के हिसाब से बनाए गए। बाकी की जो यूनिट्स हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के टर्म से बनाए गए, तो उनको हमने क्या कह दिया डिराइव्ड यूनिट्स का कह दिया। तो अब आज हमारा पहला काम होगा कि हम ये सिस्टम पढ़ें कि कौन कौन से सिस्टम आ चुके हैं, सीजेस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। फिर एसआई सिस्टम आजकल जो है आपका अभी यही अडॉप्ट चल रहा है, आपका यही आपका ट्रेंड में है। तो इसमें आपकी कौन कौन से फंडामेंटल होती है और कौन से डिराइव्ड होती है, अभी हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। जो फंडामेंटल यूनिट्स या इसकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी थी जनरल कॉन्फ्रेंस ने। वो डेफिनेशन वैसे तो याद करने वाली है, लेकिन उसके लिए मैं आपके क्लास लूँगी ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए और याद करने में थोड़ा सा इजी रहे, तो उसकी अलग से क्लास ली जाएगी। अभी सिर्फ ये बताया जाएगा कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं और डिराइव्ड बाकी कौन कौन से डिराइव्ड आपकी हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती हैं जो फंडामेंटल और डिराइव्ड भी अंदर में नहीं आती हैं, अलग से होती हैं, उन्हें हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स का उसको पढ़ेंगे। वो 2 हैं आपकी, रेडियन और स्टेरेडियन। और जो हम एसआई सिस्टम को, जो हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और अभी ट्रेंड में है सिस्टम, एसआई सिस्टम, वो क्यों यूज़ किया जाता है, उसका क्या क्या एडवांटेज है, कभी कभी पूछा जाता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन, तो उसकी बात करेंगे। और एट लास्ट हम पढ़ेंगे पावर ऑफ 10 की पावर में जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम पावर को छोटा बड़ा कर सकें, सॉरी यूनिट को बड़ा छोटा कर सकें, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि इतना आज कवर हो जाएगा। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम्स की। मैंने कहा कि आपको आप कुछ सिस्टम बने, इन सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि हम कौन कौन सी यूनिट्स को फंडामेंटल मानेंगे और बाकी कितने कौन को हम डिराइव्ड मानेंगे, और जो उन्होंने अपने अपने नाम रखे। ठीक है, आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि किसी घर में क्या होता है, एक बेबी होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, और सपोज कर लो कि पेरेंट्स जो है वो थोड़े रिचुअल को ज़्यादा मानते हैं और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कुछ रिचुअल्स को मानते हैं, तो उन्होंने अलग अलग पंडितों को बुला लिया सपोज दैट। तो एक पंडित ने उसका कुछ और नाम दिया, दूसरे पंडित ने सपोज उसका कुछ और नाम दिया बच्चे का अपने हिसाब से। तो ऐसे ही 2-3 पंडित आए और उन्होंने बच्चे के अलग अलग नाम रखे। तो सेम हियर, यहाँ पे भी कुछ सिस्टम हुए जिन्होंने अलग अलग यूनिट्स अपनी तरफ से नाम दिए फंडामेंटल यूनिट्स को। पहले तो उन्होंने सेपरेट किया कि ये फंडामेंटल यूनिट्स होगी और उनको अपने हिसाब से नाम दिए, और ये डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। और जो लास्ट में जो सबसे एक्सेप्टेबल है, सबसे सूटेबल है और सब बाद में सेटिस्फाई रहे जिससे, वो आजकल चल रही है, वो आपकी सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम। तो पहले जो सिस्टम आया इसमें वो था आपका सीजे सिस्टम। सीजे सिस्टम ने क्या कहा, देखो सीजे सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमके सिस्टम, ये 3 सिस्टम आए आपके एक करके। इन तीनों सिस्टम में 3 ही क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल माना गया। वो थी आपकी मास, लेंथ और टाइम। इन तीनों को, मास,
लेंथ, लेंथ पर डिस्टेंस भी आ जाएगा बेटा, और टाइम। ये तीन ही आपकी क्या थी, फंडामेंटल यूनिट्स थी। ठीक है, इन तीनों में बाकी जो एसआई सिस्टम है उसमें 7 को माना गया, इसमें 4 और ऐड किया गया। बस इन्होंने क्या कहा कि सीजीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया या एमके सिस्टम हुआ, तीनों की जो फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी थी वो एमएलटी, मास, लेंथ और टाइम थी। बस सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट को ग्राम कह दिया। इसका फुल फॉर्म क्या है सीजीएस सिस्टम का, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आप नोट कर सकते हैं। एफपीएस का है फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस का है इसका फुट पाउंड सेकेंड। फुट समझते हैं ना, जैसे जिसमें हमारी हाइट नापते हैं, पाउंड जिसमें केक का मेजरमेंट भी करते हैं, एस सेकेंड। एमकेएस में जो है वो है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो जो यहाँ पे है इसमें जो मास को कहा गया, मास को कह दिया ग्राम और लेंथ को कह दिया सेंटीमीटर, टाइम को कहा सेकेंड ही। सेकेंड टाइम तो हर जगह सेकेंड ही था, यहाँ भी सेकेंड यहाँ भी सेकेंड। यहाँ पे लेंथ को कह दिया फुट, लेंथ सॉरी मास को कह दिया, मास को कह दिया आपका पाउंड, लेंथ को कह दिया आपका फुट, और टाइम तो सेकेंड ही रहा। यहाँ पे मास को कह दिया केजी, मीटर किलोग्राम सेकेंड, किलोग्राम, एम मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकेंड। मतलब ये कहने का मतलब ये वाली पहली रो जो है वो दिखा रही है लेंथ को, ये वाली दूसरी रो दिखा रही है मास को, और ये दिखा रही है टाइम को। फुल फॉर्म आप याद रखना, तो आपको याद रहेंगे सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो ये सिस्टम आपके बने, सबसे पहले सीजीएस आया, उसके बाद एफपीएस, देन एमकेएस। सीजीएस में ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम रही, उतना एक्यूरेट मेजरमेंट वो अच्छा नहीं रहा, तो एफपीएस आया, देन एमकेएस आया, फिर एमकेएस भी आया। तो एमकेएस के बाद भी ये सोचा गया कि अरे इसमें सारी क्वांटिटी इंक्लूड नहीं हो रही है, सिर्फ 3 हो रही है, इसमें इसके अलावा भी 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है और ना ही वो किसी से डिराइव्ड होती हैं। तो तब इसी का मॉडिफाई फॉर्म निकाला गया, वो था आपका एसआई सिस्टम। तो ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह सीख लीजिए, कभी कभी काम आता है। देखिए एफपीएस तो बिल्कुल ही हट चुका है ट्रेंड से, अब है ही नहीं, ये ब्रिटिश सिस्टम था। सीजीएस एमकेएस फ्रेंच सिस्टम है आपका, फ्रांस में बना था। लेकिन ये वाला सिस्टम अभी भी बात की जाती है सीजीएस सिस्टम में। जैसे हम किसी की भी यूनिट निकालते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वेलोसिटी की हमें यूनिट निकालनी है, तो हम कहते हैं एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सीजीएस में भी पूछते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। एमकेएस सिस्टम के बदले में एसआई सिस्टम यूज़ किया जाता है, क्योंकि एमकेएस के 3 एमकेएस ऐसा सिस्टम कोई नया नहीं, बल्कि एमकेएस का मॉडिफिकेशन है। तो एमकेएस तो इंक्लूड करता ही करता है, बल्कि एफपीएस लगभग बंद हो चुका हुआ है एफपीएस सिस्टम। तो ये सिस्टम है, इनमें कुछ खामियां रही कि इसकी यूनिट्स इतनी बड़ी नहीं थी कि जिनमें हम इजीली जो है मेजरमेंट कर सकते थे, कुछ प्रॉब्लम इसमें रही थी। तो इसके वजह से हमारा जो सिस्टम जो अभी काम आ रहा है और जो आपका ट्रेंड में है, वो सिस्टम जो हो रहा, वो सिस्टम आया आपका एसआई सिस्टम, सिस्टम में इंटरनेशनल एसआई सिस्टम। क्योंकि फ्रेंच सिस्टम है तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल सिस्टम है आपका फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो इस एसआई सिस्टम में जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस बैठी वेट्स एंड मेजरमेंट में, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि यूनिट देने का काम, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होगी उसको छांटने का काम, डिराइव्ड कौन सी होगी उसको छांटने का काम, और उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स को क्या यूनिट दी जाएगी उसका काम। हमने ऐसा क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा था, हम नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो जनरल कॉन्फ्रेंस बैठी आपकी 1960 में वेट्स और मेजरमेंट में, उसने ये सब काम किया। उन्होंने जो फाइनली जो सिस्टम निकाला वो ऐसा ही सिस्टम था जो कि एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म था। इस सिस्टम में कहा कि आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी और बाकी क्या होंगी आपकी डिराइव। उन्होंने क्या कहा कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल जो यूनिट्स होंगी वो आपकी 7 होंगी और बाकी डिराइव्ड होंगी जो कि फंडामेंटल पे बेस होंगी, फंडामेंटल से निकाली जाएंगी। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स में उन्होंने 7 को कहा कि 7 होंगी। ये याद आपको करना पड़ेगा, पहली तो 3 वही है, मास, लेंथ और टाइम, MLT याद ही करना है इसको, MLT से याद रहेगा। ठीक है, तो पहली तो क्या होगी आपकी मास, दूसरी का उन्होंने होगी लेंथ, इसे याद ही करना पड़ेगा आपको,
तीसरी, थर्ड वन होगी आपकी टाइम, फोर्थ होगी उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ उन्होंने कहा टेम्परेचर, सिक्स्थ उन्होंने कहा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवंथ इन्होंने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो अभी कुछ चीज़ें आपको अजीब सी लग रही होंगी, जैसे देखो बेटा जब भी हम 10th क्लास से 11th में आते हैं तो एक तरफ से हमें काफ़ी शौक लगता है, क्योंकि 10th से 11th का जो सिलेबस है वो काफ़ी फास्ट है। बुक तीनों में, जैसे जितना हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वहाँ साइंस में पढ़ते थे, तो वहाँ पे उस साइंस उसका भी कम से कम 10 टाइम्स 5 टाइम्स तो आपको फिजिक्स का सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो और कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस होती हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा टफ लगता है कोर्स। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको आगे के लिए छोड़ देंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगी जर्नी। तो आप धीरे धीरे, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि जब आप 11th क्लास में आ गए हैं, आपने PCM ली है, या आपने आपका जो भी आपका ग्रुप है, ZBC ग्रुप है, आपने वो लिया हुआ है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अब जो है अपने जो आपके स्टडी आ रहे हैं उनको फिक्स कर लीजिए कि हम इतना तो पढ़ेंगे। जैसे हमने कम से कम क्या 45 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को दे दिए, या हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को दे दिए। तो ये आप रेगुलर वे में पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए आसान होती हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, पहाड़ बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मास लेंथ टाइम तक तो बात ठीक है, ये भी सुना है, इलेक्ट्रिक करंट भी आपने कुछ सुना होगा, टेम्परेचर भी सुना होगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट, थोड़ा सा अलग से आपने फिजिकल क्वांटिटी सुनी, इससे घबराना नहीं है, बस आपको याद करना है। इनका इंट्रोडक्शन आपका बाद में 11th क्लासेस में आपको खुद ही हो जाएगा, अभी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसकी यूनिट्स पढ़नी है और इनको याद करना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट दी आपकी, वो यूनिट क्या थी, मास को की जो यूनिट दी उन्होंने क्या दी, किलोग्राम। किस सिस्टम ने, SI सिस्टम ने, क्या चल रहा है ये, SI सिस्टम ने। मास की जो यूनिट दी वो दी किलोग्राम, लेंथ की जो यूनिट दी उन्होंने वो दी मीटर, टाइम की जो यूनिट दी वो दी सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट दी वो दी एम्पियर। एम्पियर तो सुना है ना आपने, एम्पियर, इतने एम्पियर करंट। टेम्परेचर की जो यूनिट दी, देखो टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है, देखो आपने कभी टेम्परेचर 9th वगैरह में अगर टेम्परेचर थर्मोमीटर वगैरह पढ़ा होगा तो आपने डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा और केल्विन पढ़ा होगा। तो जो केल्विन है वो आपकी क्या है, SI सिस्टम में यूनिट होती है टेम्परेचर की, तो केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होती है। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी को याद करोगे, देखिए अगर हम एक कैंडल जलाएं, कैंडल मोमबत्ती जलाएं, यहाँ पे अगर अंधेरा हो जाए और मैं एक मोमबत्ती जलाऊं, कैंडल जलाऊं, तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो वो आपका क्या करेगा, वो आपका ल्यूमिनिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये खाली याद करने का एक खाली तरीका है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। क्या होती है, कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। तो इसे याद रहेगा आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडेला है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपने केमिस्ट्री में ज़्यादा आप सब पढ़ते होंगे, उसकी यूनिट होती है आपकी मोल। क्या होती है आपकी, मोल। मोल या मोल होती है, देख लीजिएगा उसके स्पेलिंग, मोल। तो ये आप याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हुई मोल। तो मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आपकी क्या होगी, मोल। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी गई, किसके द्वारा, SI सिस्टम ने दी। किसने दी आपको, SI सिस्टम ने। और उन्होंने कहा बाकी जो भी यूनिट्स हैं वो इस पर डिपेंड करेगी। बाकी यूनिट्स क्या करेंगी, इस पर डिपेंड करेगी, तो वो आपकी डिराइव्ड यूनिट में आएगी। जैसे डिराइव्ड यूनिट में एक दो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला देखेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है आपका, जैसे हम नॉर्मली एरिया अगर रेक्टेंगल का एरिया लें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ भी एक तरह की लेंथ ही होती है, तो मीटर हो गया, ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ ही है, तो मीटर है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया की जो यूनिट है वो कोई अलग यूनिट नहीं है, कोई नई यूनिट नहीं है, बल्कि ये मीटर जो थी एक फंडामेंटल यूनिट थी, उसी को मैं स्क्वायर लगा दिया तो मीटर स्क्वायर बन गया। जैसे मैंने कल कहा था आपसे कि क्लास में किसी बच्चे का नाम है, तो मैं अनीता का नाम याद कर रही हूँ और 5वें बच्चे को अनीता की पावर 4 कह रही हूँ,
तो वही कुछ हो गया। वैसे अगर मैं वॉल्यूम निकालना है, सपोज वॉल्यूम किसी क्यूब का वॉल्यूम है, तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो ये लेंथ भी मीटर होता है, ब्रेड्थ भी मीटर होता है, और ये भी मीटर होता है। तो ये आ गया आपकी मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमको देखने को क्या मिल रहा है कि वॉल्यूम की जो वॉल्यूम एक डिराइव यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसकी अलग से कोई यूनिट नहीं है, बल्कि इसकी यूनिट किस पे है, मीटर की पावर 3 करती है, फंडामेंटल यूनिट पे बेस्ड है। वैसे कोई सा भी देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू आपका क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ हो गई आपका मीटर। टाइम, टाइम ही है, टाइम की यूनिट ऐसा ही सिस्टम में होती है सेकंड। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कोई नई यूनिट नहीं है, बल्कि ये मीटर है, ये सेकंड है, इस पे बेस्ड है। तो ये क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट। तो ऐसे बहुत सारी आपके डिराइव्ड यूनिट्स आएंगे, जिनको हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स, हम 40-50 डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे इसके डायमेंशन भी निकालेंगे थोड़ा आगे आने वाले टॉपिक्स में। बस आप अब ये समझ लीजिए कि एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है और डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होती है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे याद कर लीजिएगा, इसमें 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी। ये क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, उसकी यूनिट्स है। डिराइव्ड को याद करने की जरूरत नहीं है, डिराइव्ड के सिर्फ फॉर्मूले याद होंगे तो आपको उसकी यूनिट्स निकल जाएंगी आपकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि आपके है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए हुआ क्या, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट निकालने के बाद भी एक प्रॉब्लम आई कि दो ऐसी आपकी फिजिकल क्वांटिटी थी, एंगल और सॉलिड एंगल। ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी कि जब हम इसका यूनिट निकालने लगे, पहले तो हमने इसको डिराइव्ड में डाला, और जब हम इसकी यूनिट निकालने लगे तो हमने देखा कि ये यूनिट लेस आ रही है, मतलब ये फंडामेंटल में भी डिपेंड नहीं कर रही है, लास्ट में यूनिट लेस 1 आंसर आ जा रहा है इसका। तो हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई यूनिट 1 हो, यूनिट तो कोई ना कोई आपका होना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए उसका। ठीक है, वो 1 तो हो नहीं सकती। तो हम, सॉरी बेटा, जब मैं बार बार हम कह रही हूँ, मैं हम नहीं है वो, बल्कि क्या है, वो कॉन्फ्रेंस है, जनरल कॉन्फ्रेंस। तो जनरल जो कॉन्फ्रेंस बैठी आपकी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये दो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, एक एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, उन्होंने कहा कि एंगल और सॉलिड एंगल को, क्योंकि हम डिराइव्ड यूनिट की तरफ ट्रीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपनी तरफ से कुछ नेमिंग कर देंगे, मतलब 2 बच्चों का नाम और दे दिया उन्होंने अपनी तरफ से। 7 तो ये दे दिए, बाकी डिराइव्ड से कहा कि इससे अपना नाम बनाओ, लेकिन 2 बच्चों को एडिशनल उन्होंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो ये 2 बच्चे थे एंगल और सॉलिड एंगल, जिसकी आपकी जो यूनिट दी वो रेडियन और स्टेरेडियन दी। तो ये आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किस में आ गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, ना फंडामेंटल में आया ना डिराइव्ड में आया। तो कहाँ पे आ गया, अलग से हमने 2 यूनिट्स को अलग में डाल दिया। एसआई सिस्टम का ही पार्ट है ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स, लेकिन अलग से डाला है, इसलिए वजह से इसे क्या कह दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। चल बेटा, एसआई सिस्टम ही रहा है, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो बच्चा पार्टी बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। 2 यूनिट सप्लीमेंट्री के अंदर आती हैं, एक तो आता है आपका एंगल, तो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है ये, क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है ये, और एक आता है आपका सॉलिड एंगल। अब देखो हमारे एग्जाम में क्या आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एंगल क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट होती है आपकी, एंगल की जो यूनिट इन्होंने दी जनरल कॉन्फ्रेंस ने, वो दी रेडियन, रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट दी वो दी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल, डिफाइन रेडियन, 1 रेडियन, डिफाइन 1 स्टेरेडियन। तो यहाँ पे हम एंगल और सॉलिड एंगल की बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये एंगल बोलो, इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं बेटा, खाली प्लेन एंगल ही बोलोगे तो वो भी एंगल ही हुआ, और ये क्या आपका सॉलिड एंगल। अब एंगल क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से,
एंगल क्या है, सपोज क्या है, एक सर्कल बन रहा है हमारा। इस सर्कल में अगर मैं कोई आर्क ले लूँ, आर्क समझते हैं ना, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ये आर्क ले लूँ, तो ये आर्क की को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होंगी, जो लाइन सेगमेंट है इसको सेंटर से मिलाने वाली, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में ये जो झुकाव होगा, इसे झुकाव को क्या कहेंगे हम, एंगल थीटा। ये आर्क था और ये थी रेडियस। तो एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, तो एंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है आपका, एंगल इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये याद रखना, हमेशा काम आएगा। ये एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस, हमेशा काम आएगा, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क यहाँ पे जो दिख रही है आपको आर्क, ये आर्क क्या है, एक तरफ की लेंथ ही है। अगर इसको फंडामेंटल यूनिट पे देखा जाए तो ये एक तरह की लेंथ ही है। तो आर्क की यूनिट पे क्या होगी आपकी, मीटर, और रेडियस भी एक तरह की लेंथ ही है, तो रेडियस की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। तो अगर मैं ये देखूं, इन्हें सॉल्व करूं, तो मीटर अपॉन मीटर 1 आ रहा है, मतलब कोई यूनिट नहीं आ रही। अगर हम इसको एज अ डिराइव यूनिट ट्रीट करें और फंडामेंटल के टर्म्स में इसकी यूनिट निकाला करें, तो यहाँ पे ये यूनिट लेस आ जा रही है। क्या आ रही है आपकी, यूनिट लेस। इस प्रॉब्लम को शूट करने के लिए, इसको शूट आउट करने के लिए जो जनरल कॉन्फ्रेंस बैठी, उन्होंने कहा कि हम एंगल को अपने मन से एक नया नाम दे देंगे इसकी यूनिट को, और वो नया नाम होगा रेडियन। क्या होगा, रेडियन। तो एंगल की ऐसा यूनिट क्या कह दी उन्होंने, रेडियन। ठीक है, अब एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन कह रही, ये तो अच्छी बात होगी। अब क्वेश्चन आपका कभी कभी क्या आता है, डिफाइन 1 रेडियन। 1 रेडियन होता क्या, 1 रेडियन एंगल कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो आप ये देखिए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। एंगल इक्वल टू क्या है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे देखो बच्चा बाटी, एंगल आपको 1 चाहिए, 1 रेडियन मतलब 1 चाहिए। अब 1 आंसर कब आता है, नॉर्मली जब आर्क और रेडियस इक्वल हो। अगर मैं यहाँ पे आर्क और रेडियस दोनों इक्वल ले लूँ एक दूसरे के, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। बात को समझना, यहाँ पे आंसर 1 चाहिए आपको, 1 रेडियन चाहिए। तो अगर आर्क भी 10 है, रेडियस भी 10 है, तो आंसर 1 आएगा। आर्क भी 20 है, रेडियस भी 20 है, तो भी आंसर 1 आएगा। आर्क 50 है, रेडियस भी 50 है, तो भी आंसर 1 आएगा। तो एंगल को 1 करने के लिए, एंगल हम चाहते हैं अगर 1 रेडियन आपका एंगल हो, ये करने के लिए आपका ये ज़रूरी है कि आर्क और रेडियस का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 1 रेडियन एंगल क्या होता है, तो 1 रेडियन एंगल क्या होता है, किसी सर्किल में अगर कोई आर्क है, क्या है आपकी कोई आर्क, और ये आर्क जो है वो उसकी लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। किसी सर्किल में अगर कोई आर्क जो लेंथ में किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, उसकी रेडियस के इक्वल है, वो उसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वही क्या होगा, 1 रेडियन। बात को समझना कि 1 रेडियन एंगल कितना एंगल होता है, अगर कोई आर्क, सर्किल की आर्क जो आपका लेंथ में किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो ये जो एंगल आपका सेंटर पे बनाती है इसे कहते हैं आपका 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन क्या है, वो एंगल है जो आर्क, एक आर्क बनाती है सेंटर पे, और उस आर्क की लेंथ होनी कितनी चाहिए, रेडियस के इक्वल। मैंने क्या कहा, आर्क और रेडियस जब इक्वल होंगे तो एंगल कितना आएगा, 1 रेडियन। तो जो आर्क, कोई आर्क सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल कब बनाएगी, जब वो आर्क किसके इक्वल होगी, उसकी रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। साइड में इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा रटने वाली, वो मैं आपका साइड में आपको दी गई है, या आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी रटाई डेफिनेशन ज़्यादा सूटेबल होती, वरना मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स में रटने जैसा कुछ भी नहीं होता। चीज़ों को समझो और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में उसको डिफाइन करने की कोशिश करो, और वही डेफिनेशन वहाँ पे लिखो ताकि आपको बर्डन ना पड़े माइंड में। तो 1 आर्क क्या हो गया आपका, सॉरी 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन आपका वो एंगल है जो आर्क आपका किससे बनाती है, आर्क जो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। आर्क जो कि लेंथ में किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, वो आपका सेंटर में बनाती है, वो क्या हो गया आपका 1 रेडियन। प्रॉपर डेफिनेशन भी मैं आपकी दे रही हूँ, आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये था आपका एंगल, एंगल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। देख लीजिए आप,
अगर आपको उसमें से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। ये तो एंगल की बात हो गई, अब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। पहले हम देखेंगे सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री क्यों माना गया, उसके बाद हम देखेंगे स्टेरेडियन क्या होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, सॉलिड एंगल एक तरह का एंगल ही होता है, लेकिन ये 3D में बनता है। 3D में बनता है, कुछ ऐसे समझो कि जब मैंने एंगल की बात करी, एंगल की बात की, तो मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल का एक आर्क लिया, और मैंने कहा वो आर्क क्या एंगल बना रहा है, वो क्या है, क्या यहाँ पे ज्वाइन कर, जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनके बीच जो बन रहा है, ये आपका सॉलिड प्लेन एंगल होगा। मैंने कहा सॉलिड 2D फिगर के केस में। अगर अब मेरे पास 3D फिगर है, मतलब मेरे पास कोई बॉल है, सपोज मेरे पास कोई बॉल है, अब मेरे पास कोई बॉल है, तो मैंने बॉल में अगर मैं एंगल का एजम्पशन करूँ तो 3D में बनेगा वो एंगल। और मैं इस बॉल में, मैंने कहा यहाँ पे मैं एक एरिया ले रही हूँ, कोई एरिया, और ये एरिया सेंटर पे, इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ये देखना है मुझे। तो ये जो एरिया है पूरा, एक बड़ा सा एरिया है, ये इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो सिर्फ 2 लाइनों से नहीं बनेगा, बल्कि मल्टीपल ऐसी लाइनें आ रही होंगी, बहुत सारी लाइनें आ रही होंगी सेंटर पे, ऐसे से मिल रही होंगी। जैसे बॉल है, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे मिला रही है हम लाइन, तो बहुत सारी लाइनें यहाँ पे आ रही होंगी, मतलब एक कोन जैसा फॉर्म हो रहा होगा। तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा 3D एंगल बनेगा, वो 3D एंगल ही क्या है, सॉलिड एंगल है। बहुत ज़्यादा आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। 3D डायग्राम है कि हमारे पास सपोज ये सर्कल नहीं होगी, क्या है, अब ये सॉलिड है, ये क्या है आपके पास, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, 3D फिगर है मतलब ये। तो इसका मैंने क्या ले लिया, कोई पर्टिकुलर एरिया, और यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया और ये सेंटर है। उस सेंटर से मिलाने वाली लाइन मिलाते हैं इस एरिया से इस सेंटर को, तो 2 ही लाइन नहीं होंगी, बहुत सारी मल्टीपल लाइन होंगी, आगे को भी होंगी, पीछे भी होंगी, मतलब एक कोन जैसा फॉर्म हो रहा होगा, एक कोन जैसा फॉर्म हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, नॉर्मली इसको ओमेगा से दिखाते हैं, ऐसे ओमेगा से, ये ही एंगल क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है, सॉलिड एंगल। आगे आने वाली क्लासेस में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, और जब ये चैप्टर आएंगे आपके। और सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, ये जो एरिया है आपका, जो आपने एरिया लिया है, ये एरिया अपॉन ये वाले डिस्टेंस जो है आपकी रेडियस, अगर मैं से कहती हूँ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। ये वाला एरिया अपॉन सॉलिड का, सॉरी, रेडियस का स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इसको ट्रीट करती हूँ एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और मैं निकालने की कोशिश करती हूँ इसके यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो एरिया की जो यूनिट होगी, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मीटर स्क्वायर होगी इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट होगी आपकी मीटर, ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल होकर क्या बना दिया, 1। तो ऐसा होने से तो ये कैसी क्वांटिटी जा रही है, यूनिट लेस। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कॉन्फ्रेंस जो बैठी, जनरल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि इसको हम अपने मन से एक नया यूनिट देंगे, उस यूनिट का नाम होगा स्टे रेडियन। क्या होगा, स्टे रेडियन। यहाँ तक ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 स्टे रेडियन, डिफाइन 1 स्टे रेडियन। इसको डिफाइन करने के लिए दोबारा से हम इसके फॉर्मूले में जाएंगे। हमें पता है कि सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब ये आंसर हमको 1 चाहिए, 1 स्टे रेडियन चाहिए 1। ये कब आएगा, जब एरिया इक्वल टू क्या जाएगा, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। जब एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा तो स्टे रेडियन कितना आएगा आपका, सॉलिड एंगल कितना आएगा, 1। तो 1 स्टे रेडियन वो सॉलिड एंगल होता है जो कि एक एरिया बनाता है, जो एक ऐसा एरिया बनाता है जो एरिया मैग्नीट्यूड में रेडियस के किसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। एक एरिया किसी भी स्फीयर के सर्किल में, किसी भी स्फीयर, सॉरी क्या बोल रही हूँ, किसी भी स्फीयर की सरफेस में, ठीक है, किसी भी स्फीयर की सरफेस में अगर हम एक ऐसा एरिया लें जो किसके इक्वल है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, तो वो सेंटर पे 1 स्टे रेडियन का एंगल बनाएगा। किसी भी स्फीयर के सरफेस पे एक ऐसा एरिया लें जो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वही क्या होगा आपका, 1 स्टे रेडियन। तो यहाँ से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 स्टे रेडियन से। प्रॉपर डेफिनेशन भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये आपका आ गया आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
तो आप देख लीजिए इसको, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडवांटेज ऑफ एसआई। ठीक है, एक बार हल्का हल्का देख लेते हैं एडवांटेज एसआई, कभी कभी पूछे जाते हैं 2-3 नंबर का। और मुझे लग रहा है कि अभी तो पावर ऑफ 10 नहीं होगा टॉपिक, फिर से इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अभी हम यहीं तक बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एसआई। एडवांटेज ऑफ एसआई में पहला एडवांटेज जो है, कोहेरेंट होता है। एसआई सिस्टम जो होता है वो कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब, मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूँ आपको, जैसे मुझे निकालना है फोर्स की यूनिट, फोर्स की मुझे यूनिट निकालनी। और फोर्स क्या है आपका? फोर्स जो है वो आपका फंडामेंटल तो है नहीं, क्या आपका डिराइव्ड है। तो फोर्स की यूनिट, फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास m इंटू ए। और एक्सीलरेशन की अगर निकालें, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है आपका स्पीड वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की मतलब स्पीड की एक ही होती है, तो ये मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी होती है? एक्सीलरेशन की। तो यहाँ पे किलोग्राम आएगा मास के बदले, और ए के बदले आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब फोर्स की अगर हमने डिराइव्ड यूनिट निकाली तो वो कितनी आ गई? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बात को समझना बेटा। तो फोर्स की यूनिट निकालने के लिए किलोग्राम आया, मीटर आ गया, सेकेंड स्क्वायर आ गया। किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट थी, मीटर फंडामेंटल यूनिट थी, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट थी। बस उसमें अगर चेंज आया तो स्क्वायर का, क्यूब का, पावर 4 का, ऐसा आया। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे 20 आ गया, 30 आ गया, 50 आ गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं हुई। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कोहेरेंट प्रॉपर्टी। कहने का मतलब एसआई सिस्टम में जो भी हम डिराइव यूनिट बनाते हैं वो सारे डिराइव्ड यूनिट्स में जो होती हैं वो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट होने का मतलब है वो प्योरली डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट्स में, और उनकी और ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज आता है वो किसका आता है? पावर्स का चेंज आता है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई अदर न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं होती। तो इस वजह से सिस्टम को क्या कहते हैं? कोहेरेंट सिस्टम। इस वजह से एसआई सिस्टम क्या है? तो स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो क्या है? एसआई सिस्टम जो होता है वो रेशनल होता है। हिंदी में से तर्क संगत कहते हैं। रेशनल होता है, इसे सुसंगत कहते हैं, इसे तर्क संगत कहते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे देख रहे हो तो रेशनल सिस्टम होता है आपका। रेशनल का मतलब क्या है कि जैसे हमने एमके सिस्टम लिया, ऐसा ही नहीं, अभी हम एमकेएस में देख रहे हैं। एमकेएस में 3 चीजें ली, एक तो वर्क, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता है जिसमें हम ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक हीट। इनकी अगर जब हमने एमके सिस्टम में यूनिट की बात करी तो एमके सिस्टम में वर्क की यूनिट थी जूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी की थी यूनिट, नॉर्मली हम यूनिट या वाट आवर बोलते हैं, वाट आवर थी। जैसे हम यूनिट नहीं नापते हैं, जैसे हम घरों पे जो मीटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब मेज़र करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम हुई है वो हम यूनिट में निकालते हैं, वही आपका वाट आवर। और हीट की जो यूनिट थी वो थी कैलोरी। ठीक है, जब एमके सिस्टम में देखा तो हमने देखा कि वर्क की यूनिट थी जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वाट आवर, और हीट की थी कैलोरी। लेकिन जब हमने एसआई सिस्टम में इनकी यूनिट्स देखी तो इन सब की यूनिट्स एसआई सिस्टम में क्या बताई गई? जूल ही बताई गई। एसआई सिस्टम में वर्क को भी एक एनर्जी माना गया। एसआई सिस्टम में वैसे तो एमके सिस्टम में भी उसको एनर्जी माना गया, लेकिन एसआई सिस्टम ने कहा क्योंकि वर्क भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, इसलिए इसके अलावा भी जैसे हम उन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रकार की एनर्जी होगी उन सब की यूनिट क्या होगी? जूल ही होगी। जिससे हमारे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया याद करना कि कोई भी प्रकार की एनर्जी जो होगी उसको हम जूल ही, उसकी यूनिट हम जूल ही कहेंगे। लेकिन एमकेएस में क्या कहा? सब अलग अलग एनर्जी के भी, अलग अलग टाइप की एनर्जी के भी अलग अलग यूनिट्स दे दी गई, जिससे थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा सा टफ बन गया, ये थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपका। तो इस वजह से एसआई सिस्टम रेशनल सिस्टम में तर्क संगत है कि आपको एनर्जी देखना है और जूल लगाना है, उसमें तो टेंशन नहीं लेनी है। जूल कोई किसी प्रकार की भी जो आपका एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है? जूल ही है, कहा उन्होंने। तो ये रेशनल सिस्टम है।
तीसरे हम बात करें जो आपका एसआई सिस्टम है आपका, वो मैट्रिक्स सिस्टम है। मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब होता है इसमें आपका एसआई सिस्टम में कोई भी आपका यूनिट निकालनी है तो 10 की पावर के फॉर्म में निकल जाएगी आपकी, आपको उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं नॉर्मली कहूँ एसआई सिस्टम का नहीं, मैं फुट एफपीएस सिस्टम की बात कर रही हूँ। एफपीएस सिस्टम में अगर मैं बात करूँ कि 1 फुट की बात कर रही हूँ जिसमें हम अपनी हाइट मेजर करते हैं, वो 12 इंचेस के बराबर होता है, 12 इंचेस। तो हमने यहाँ पे चेंज जब करना था 2 यूनिट्स में, एफपीएस सिस्टम में 2 यूनिट्स में जब हम चेंज करे थे तो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू एडिशनल याद करनी पड़ेगी, यहाँ पे कितनी आएगी 12 आएगी। लेकिन एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एसआई सिस्टम में क्या होगा, अगर हमें 1 मीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अगर हमें 1 मीटर में कितने मिलीमीटर निकालना है तो हम करेंगे 10 की पावर 3 मिलीमीटर। मतलब मैं एडिशनल किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफपीएस सिस्टम में करने की जरूरत पड़ रही है लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 की पावर में ही हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। इसलिए ये सिस्टम क्या होता है, मैट्रिक्स सिस्टम है और अच्छा सिस्टम इसीलिए इसे माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट है। एसआई सिस्टम जो होता है एब्सोल्यूट सिस्टम है। एब्सोल्यूट मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट्स इसमें यूज नहीं होती, ग्रेविटी का इसमें फर्क नहीं पड़ता, कोई ग्रेविटेशनल यूनिट को इसमें इंक्लूड नहीं होती, एब्सोल्यूट यूनिट्स होती है इसमें, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट यूनिट आपकी नहीं होती। और लास्ट वन है, ये जो सिस्टम है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मतलब आप कहीं चाहे, सॉरी यूनिवर्सली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। दुनिया के कहीं भी कोने में जाओ एसआई सिस्टम को ही माना जाता है। तो इस वजह से एसआई सिस्टम जो है इन सिस्टम से जिस एफपीएस एमकेएस से ज़्यादा बेटर था और इसे ये ज़्यादा ट्रेंड में और ज़्यादा यूज़ में है आजकल जो है आपका एसआई सिस्टम को ही मानते हैं। तो एसआई सिस्टम की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। कोहेरेंट है, कोहेरेंट का मीन्स जब भी हम इसमें किसी डिराइव्ड यूनिट्स की यूनिट निकालते हैं तो वो यूनिट्स सिंपल क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स में ही कुछ पावर लगा के मिल जाती है, हमें एडिशनल कोई भी यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती है। रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम का मतलब जैसे अगर एमकेएस सिस्टम में देखें तो हर टाइप की एनर्जी की अलग अलग यूनिट्स थी, लेकिन एसआई सिस्टम में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता। एसआई सिस्टम में आपको अलग अलग टाइप की एनर्जी की यूनिट एक ही देखने को मिलेगी, जिससे ये ईजी टू लर्न हो गया आपका। इसके बाद हमने कहा कि ये मैट्रिक्स सिस्टम है, इसमें अगर 2 यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन करना है तो हम 10 की पावर से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एफपीएस सिस्टम में देख लें 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस है तो हमको वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल जो साथ में एक नंबर्स भी याद करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, मैट्रिक्स सिस्टम है। ये एब्सोल्यूट सिस्टम है। एब्सोल्यूट सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ ये ग्रेविटेशनल में डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल जो यूनिट्स होती हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। एब्सोल्यूट है, कहीं भी जाए सेम रहेगा। और लास्ट वन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, दुनिया के हर कोने में माना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था एसआई सिस्टम। लेकिन अभी एसआई सिस्टम में भी एक चीज़ बची हुई है, वो बची हुई ये वाला नहीं, ये एसआई सिस्टम में नहीं था, बल्कि मैंने आपको बताया जो फंडामेंटल यूनिट्स थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी थी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, थोड़ा सा रिमाइंड करिए। फर्स्ट वन मास की, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसमें जो ये आपके मोल आ रहा है, मीटर, कैंडेला, केल्विन, इनकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने। वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या एमसीक्यू में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होती लेकिन कभी कभी पूछी जाती है। तो वो वैसे याद करने वाली आपकी डेफिनेशन है। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि एक क्लास उस पर ले लूँ, हो सकता है वो नेक्स्ट क्लास है, और उससे क्या होगा कि आपको वो डेफिनेशन याद करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन वो एक बार में याद नहीं होती क्योंकि उसमें बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं, तो आपको बार बार याद करनी पड़ेगी। लेकिन आप साथ में चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो आपको जल्दी याद होंगी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि फिजिक्स में सब चीज़ याद नहीं करनी पड़ती है, मोस्टली चीज़ें तो अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ें यहाँ पे लर्न करनी होगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी, ताकि आपको ईजीली फिजिक्स समझ में आए और आपके लिए फिजिक्स क्या हो जाए, सिंपल से सब्जेक्ट बन जाए। तो स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप वीडियोज़ को देखते रहें। अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब तो करें ही करें, अच्छी लगी तो लाइक करिए और कुछ लोगों को प्रमोट करिए, कुछ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। मेरी वीडियोस में आपको, मेरी सारे इस वाले चैनल में आपको सारे 11th और 12th के फिजिक्स के का पूरा कोर्स आपको एज फ्री मिलेगा।
आप देखने को आपको मिलेगा और बहुत रेगुलर रहेंगी ये वीडियोस। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हैव ए नाइस डे।